ये कहानी है 2003 की, जहां पर एक घर में माइकी नाम का एक लड़का कंट्रोल रूम कॉल करता है और वो उन्हें बताता है कि उसकी मम्मी अबिगेल एक शैतान बन चुकी है। उसे अपनी मम्मी से डर लग रहा है। वो एक कबर्ड के नीचे छुपा हुआ है और उसकी मम्मी उसे पूरे घर में ढूंढ रही है। माइकी को बहुत डर लग रहा है। ये सब सुन के पुलिस वाले माइकी को समझाते हैं कि हम लोग थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। कॉल तो कट जाता है, लेकिन माइकी को अब भी बहुत डर लग रहा है। वो कबर्ड में छुप के सब कुछ देख रहा है। उसकी माँ एबिगेल इधर उधर भटक रही है। वो चिल्ला रही है, माइकी कहाँ हो तुम? माइकी, मैं तो मजाक कर रही थी, बाहर आ जाओ माइकी, हम लोग दोनों खेलेंगे, हम लोग दोनों टीवी देखेंगे, आ जाओ ना माइकी बाहर। लेकिन माइकी बाहर नहीं आ रहा और ये देख के एबिगेल को और गुस्सा आ रहा है। अब धीरे धीरे उसके अंदर का शैतान बाहर आता जा रहा है। वो चिल्ला रहा है, माइकी बाहर आओ माइकी, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सब देख के माइकी को बहुत डर लग रहा है, लेकिन वो बेचारा कर ही क्या सकता है। किसी तरीके से वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली एबिगेल को माइकी मिल जाता है। अब एबिगेल माइकी के साथ बैठ के टीवी देख रही है। टीवी में न्यूज आ रही है कि कई दिनों से इस शहर के कई लोग लापता हो चुके हैं और अभी हाल में ही माइकी नाम का एक लड़का गायब हो चुका है। और उसके बाद नियोमी आती है, जो कि माइकी की माँ थी। वो सबसे ये कहती है कि अगर आपने माइकी को कहीं देखा है, प्लीज मुझे बता दीजिए, मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। ये न्यूज देख के माइकी डर रहा है और एबिगेल हंस रही है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती। अब उनके घर में पुलिस आ चुका है। एबिगेल माइकी से कहती है, जाके छुप जाओ और कोई आवाज मत करना। एबिगेल पुलिस वाले के सामने जाती है। पुलिस वाला एबिगेल से पूछता है कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। एबिगेल कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन पुलिस वाले को एबिगेल की हालत देख के उस पर शक हो रहा है। वो अंदर आके चेकिंग करना चाहता है, लेकिन एबिगेल उसे मना कर रही है। उसके मना करने के बाद पुलिस वाले का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है कि आखिरकार ये मुझे अंदर आने क्यों नहीं दे रही। वो जिद करने लगता है और मजबूरी में एबिगेल को पुलिस वाले को अंदर बुलाना पड़ता है। पुलिस वाला तो अंदर आ जाता है, लेकिन उसके बाद एबिगेल गायब हो जाती है। अब उसे शक हो रहा है कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो आगे की तरफ जाता है तो दिखता है कि इस घर में खून के दाग है और एबिगेल कहीं नजर नहीं आ रही। वो अपने साथियों को बताता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तुरंत यहाँ पर आओ। लेकिन इससे पहले उसके साथी वहां पर आ पाते, उसे आवाज आती है, मेरे साथ लुका छिपी खेलोगे? चलो मैं छुपती हूँ, तुम ढूंढो। ये सब सुन के पुलिस वाले को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। वो चिल्लाता है कि मैडम आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, वरना मैं आपको मार भी सकता हूँ। लेकिन एबिगेल पूरे घर में हंसते हुए घूम रही है। पुलिस वाला उसे ढूंढते हुए बेसमेंट की तरफ जाता है। वो बेसमेंट के नीचे उतरता है तो वहां से एक नहीं बल्कि कई लाश मिलती है और फिर उसके सामने एबिगेल आती है, जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो एक शैतान बन चुकी थी। वो उस पे हमला करती है। पुलिस वाला किसी तरीके से बेसमेंट से बाहर निकलता है, लेकिन अब एबिगेल उसे छोड़ने वाली कहाँ थी। वो उसे खींचते हुए बेसमेंट के अंदर ले जाती है। कौन थी ये एबिगेल? क्या हुआ इसके साथ? आइए जानते हैं। कहानी हमें एक साल पीछे लेके जाती है। एक साल पहले एबिगेल के पापा जॉन और उसकी माँ शार्लेट का डाइवोर्स हो रहा था, लेकिन एलमिनी के तौर पे शार्लेट ने जॉन से इतने पैसे मांगे कि जॉन को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो पैसे कैसे दे। तब वो एक म्यूजियम से एक मूर्ति चुरा के लाया और उसके बाद वो इस मूर्ति को बेचना चाहता था। वो चाहता था कि उसे इतने पैसे मिल जाए कि वो अपनी बीवी को दे दे और उससे छुटकारा पाले, ताकि उसकी दोनों बेटी एबिगेल और एलिस दोनों उसके साथ रहे। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि पता करो कि इस मूर्ति को कौन खरीदेगा। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त इस मूर्ति के बारे में पता करता है तो वो डर जाता है। वो जॉन को समझाता है कि तुम्हारे हाथ में जो मूर्ति है वो कोई मामूली मूर्ति नहीं है, बल्कि वो एक शैतानी मूर्ति है। इसे गलती से भी खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर ये खुला तो इसके अंदर का शैतान बाहर आ जाएगा। वो शैतान बस लोगों को मारना जानता है। इसे जो आजाद करेगा, पहले तो वो उसके शरीर पे कब्जा करेगा, उसे अपना गुलाम बनाएगा और फिर उसके जरिए लोगों को मारेगा। तब तक मारेगा जब तक ये शरीर कमजोर नहीं हो जाए, और जैसे ही ये शरीर कमजोर हो जाएगा तो ये शैतान इस शरीर को भी मार के दूसरे शरीर पे कब्जा करेगा। जॉन का दोस्त बहुत डरा हुआ है। वो उसे समझाता है कि तुम अपनी दो बेटी के साथ रहते हो, प्लीज इसे मत खोलना। लेकिन जॉन को इन सारी बातों पे यकीन नहीं है। वो फोन रखता है और उस मूर्ति को खोलने की गलती कर देता है। उस मूर्ति से एक शैतान निकलता है और वो शैतान जॉन के शरीर पे कब्जा कर लेता है। लेकिन जॉन एक बुरा आदमी था, उसका शरीर इतना ताकतवर कहाँ था। और तब उस शैतान की नजर एबिगेल पे जाती है और फाइनली वो शैतान एबिगेल के ऊपर कब्जा कर लेता है और एबिगेल रातों रात अपना घर छोड़ के चली जाती है। सुबह जब जॉन की आंख खुलती है तो जॉन को
कुछ याद नहीं है। वो अपनी बीवी को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी बीवी के पास भी एबिगेल का कोई पता नहीं है। कई दिनों तक जॉन, शार्लेट एबिगेल को ढूंढती है, लेकिन एबिगेल का कोई पता नहीं। उन लोगों को पता नहीं था कि एबिगेल अब काफी दूर जा चुकी है और एबिगेल अब धीरे धीरे उस शैतान के कब्जे में आती जा रही है। वो शैतान जॉन का रूप लेके एबिगेल के पास आता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें लोगों को मारना है और मेरे लिए एक ताकतवर शरीर को ढूंढना है जिसके जरिए मैं इस दुनिया पे राज कर सकूं। शुरुआत में तो एबिगेल उस शैतान की बात मानने से मना करती है। वो बहुत रोती है, उस शैतान से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान एबिगेल को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसके बाद मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। एबिगेल एलिस से बहुत प्यार करती थी और अपनी बहन को बचाने के लिए एबिगेल उस शैतान की सारी बातें मानती है और उसके बाद एबिगेल लोगों को मारना शुरू करती है और उस शैतान के लिए एक शरीर ढूंढना शुरू करती है। याद है ना न्यूज़ जहां पर यह बताया गया था कि कुछ दिनों से इस शहर में लोग गायब हो रहे हैं, तो ये काम एबिगेल और उस शैतान का था। और फाइनली उस शैतान को माइकी दिखा और आगे की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट की तरफ आती है। वो पुलिस वाला मर चुका है और अब एबिगेल थक चुकी है। वो रो रही है कि मैं और लोगों को नहीं मारना चाहती, मैं ये सब नहीं करना चाहती, मुझे प्लीज माफ कर दो। माइकी भी एबिगेल को देख रहा है। एबिगेल माइकी से भी माफी मांगती है। वो उसे समझाती है कि इससे पहले वो शैतान यहाँ पर आए, यहाँ से भाग जाओ, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद एबिगेल मर जाती है। एबिगेल तो मर जाती है, लेकिन माइकी उस घर से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या माइकी भाग पाएगा? आइए जानते हैं। कुछ घंटे बीतते हैं और अब रेडियो में ये न्यूज आता है कि माइकी नाम का एक लड़का पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और उसके पीछे पीछे पुलिस टीम उस घर तक पहुंच चुकी है जहां पर कई लाशें मिली है और एक औरत एबिगेल भी। और पुलिस को शक है कि इन लोगों को एबिगेल ने मारा है। ये न्यूज जॉन भी सुन रहा है और कहीं ना कहीं जॉन एबिगेल की हालत का जिम्मेदार खुद को समझता था। जॉन भी मर जाता है। कहानी आगे बढ़ती है लगभग 20 साल आगे और अब मूवी का अगला सीन हमें जेनिफर नाम की एक रिपोर्टर के पास लेके जाता है, जो कि आज एक स्पेशल गेस्ट का इंटरव्यू करने वाली है। इस गेस्ट ने एक मशहूर किताब लिखी है, मॉमी मॉन्स्टर, और आज इसी किताब के बारे में ये लोगों को बताने वाली है। और ये और कोई नहीं बल्कि एलिस है। एलिस सबको बताती है कि जब उसे एबिगेल के बारे में पता चला कि एबिगेल ने इतने सारे लोगों को मारा है तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बहन ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि उसे जहां तक याद है उसकी बहन बहुत प्यारी थी, बहुत मासूम थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि उसने ऐसा कदम उठाया, और इसी हादसे के बारे में मैंने ये किताब लिखी है। एलिस जेनिफर को अपना सारा इंटरव्यू देती है, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि जेनिफर एक चालाक रिपोर्टर थी। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब एलिस घर आके वो इंटरव्यू देखती है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर ने पूरा इंटरव्यू ही घुमा दिया है और अब सबको ऐसा लगता है कि एबिगेल के ऊपर एक शैतानी साया था जिसने एबिगेल के हाथों ये सारे खून करवाए। इस इंटरव्यू को देख के एलिस को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, वो बहुत नाराज है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि मैं कुछ देर में तुम्हारे घर आता हूँ, तब तक तुम उस इंटरव्यू को पूरा देखो। एलिस फोन रख देती है और उसके बाद वो उस इंटरव्यू को देख रही है। उस इंटरव्यू में कई सारे लोगों को भी दिखाया गया है, जैसे कि माइकी की माँ को। माइकी की माँ ने 2004 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि माइकी घर तो आ गया, लेकिन वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। वो मुझसे बात नहीं करता, मुझसे तो छोड़ो, वो किसी से बात नहीं करता, बस अपने कमरे में बंद रहता है और मुझे आंटी कहता है। और अगर उससे पूछो कि तुम्हारी मम्मी कौन है तो वो सिर्फ एबिगेल का नाम लेता है कि मेरी माँ एबिगेल है। माइकी की माँ की हालत बहुत खराब थी और उसके बाद डॉक्टर का ये कहना था कि माइकी इतने दिनों तक एबिगेल के साथ था, तो इसलिए शायद वो एबिगेल को अपनी माँ समझने लगा। और इसी के साथ साथ जॉन के दोस्त का भी इंटरव्यू था और उसका दोस्त सबको ये बता रहा है कि इन सब में गलती जॉन की है। जॉन के पास एक मूर्ति थी और मैंने मना किया था कि उस मूर्ति को खोलना मत, उसके अंदर शैतान रहता है। लेकिन जॉन ने मेरी बात नहीं मानी, उसने मूर्ति को खोल दी और उसके बाद वो शैतान बाहर आ गया और फिर एबिगेल के साथ ये सब हुआ। ये इंटरव्यू देख के एलिस को बहुत अजीब लग रहा है। आज हैलोवीन की रात है, इसलिए ये इंटरव्यू टीवी में चल रहा है, लेकिन एलिस को पता नहीं था कि ये इंटरव्यू कोई और भी देख रहा है। लेकिन कौन? थोड़ी देर में एलिस के पास एक कॉल आता है और ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि एबिगेल का है।
अपनी बहन की आवाज सुन के एलिस डर जाती है कि ये कैसे हो सकता है, उसकी बहन तो मर चुकी है, तो ये कौन है। एबिगेल उसे बता रही है कि मुझसे ये सब शैतान ने करवाया, मैं बेकसूर थी। एलिस को लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो गुस्से में फोन काट देती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसके घर का बेल बजता है। वो दूर से दिखती है तो एक साया दिखता है। उसे लगता है कोई बच्चा है, हैलोवीन में गिफ्ट मांगने आया। लेकिन जब वो पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि माइकी है। माइकी अब बड़ा हो चुका है। एलिस को समझ में नहीं आ रहा कि माइकी उससे क्यों मिलने आया है। वो माइकी को समझाती है कि मेरी बहन ने जो कुछ किया मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। माइकी कहता है मेरी मम्मी एबिगेल बेकसूर थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी। उस शैतान ने उनसे कहा था कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो तुम्हें मार देगा, तो इसलिए मेरी मम्मी उनकी सारी बात मानती थी। और अब वो शैतान मेरे पीछे है। अब वो मेरे शरीर पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। मुझे एबिगेल की बात याद है, मैं उससे लड़ूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? माइकी की ये बात सुन के एलिस को बहुत डर लग रहा है। वो माइकी को जाने के लिए कहती है। इससे पहले माइकी और एलिस के बीच में और बात हो पाती, माइकी को वो शैतान दिखने लगता है और वो माइकी से कह रहा है एलिस को मार दो, एलिस को मार दो। लेकिन माइकी ये नहीं करता, वो उसके घर से भाग जाता है। माइकी उसके घर के बाहर तड़प रहा है और इसी बीच एलिस का बॉयफ्रेंड उसके घर आता है। एलिस का बॉयफ्रेंड माइकी को देख लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। माइकी का शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका है। वो एलिस के बॉयफ्रेंड को मार देता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है। अगले दिन ये न्यूज हर जगह फैल जाती है कि एलिस के बॉयफ्रेंड को किसी ने मार दिया है और ये खबर जेनिफर को भी मिलती है। जेनिफर सोचती है कि चलो इस मौके का फायदा उठाया जाए। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है माइकी को बुलाओ। एलिस ने माइकी के खिलाफ इंटरव्यू दिया था, तो शायद माइकी अपना बदला ले रहा है। मुझे माइकी का भी इंटरव्यू करना है, तुम लोग माइकी को बुला के रखो, मैं स्टूडियो आ रही हूँ। कुछ देर के बाद जेनिफर स्टूडियो पहुंचती है तो दिखती है कि उसके स्टूडियो में कोई नहीं है और उसकी असिस्टेंट डरी हुई है। जेनिफर उससे पूछती क्या हुआ। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है वो सबको मार देगा, वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन कौन? जेनिफर पलट के देखती है तो वहां पर माइकी आ चुका है और माइकी ने वहां पर सबको मार दिया है। और अब माइकी असिस्टेंट और जेनिफर के पीछे है। माइकी असिस्टेंट को मार देता है, लेकिन जेनिफर माइकी को बेहोश कर देती है। वो पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। माइकी अब जेनिफर के पास भी पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता, वहां पर एलिस आ जाती है। एलिस माइकी को समझाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अब वो शैतान पूरी तरीके से माइकी पे कब्जा कर चुका था। वो माइकी से कहता है मार दो उसे, और अब माइकी एलिस को भी मारने वाला है। लेकिन इससे पहले वो ये कर पाता, जेनिफर माइकी को मार देती है। माइकी का शरीर खत्म हो जाता है और शायद कुछ देर के लिए वो शैतान भी खत्म हो चुका है। लेकिन क्या वो शैतान किसी नए शरीर में घुस के आतंक फैलाएगा? मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी जरूर आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।